नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। और कालीबंगा को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको चीज़ें सारी की सारी साथ के साथ याद होते चले। और इस टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। यदि आपको 1 से लेकर के 7 तक यदि गिनती आती है तो मानो कि टॉपिक आपको याद हो गया। तो कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा की हम बात करें तो आप लोग देखेंगे हमें केवल 1 से लेकर के 7 तक गिनती देखनी है और टॉपिक जय सिया राम। तो कालीबंगा में यदि हम बात करें 1 की तो आप देखें प्रथम है ये किन मामलों में। तो प्रथम की यदि हम बात करें तो आप देखें आज़ादी के बाद ये राजस्थान की आज़ादी के बाद राजस्थान में सिंधु सभ्यता जो है उसका खोजा गया ये पहला स्थल था। और पहला स्थल है स्वतंत्रता के बाद खोजा गया राजस्थान में। जबकि यदि हम बात करें भारत की तो आप देखो कि ये स्वतंत्रता के बाद ये खोजा गया कौन सा स्थल था, दूसरा। तो बहुत अच्छे से यदि क्वेश्चन आप कहे तो आपको देखना है कि आज़ादी के बाद राजस्थान में सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। और पूरे भारत में यदि हम बात करें तो ये दूसरा स्थल है। तो पहला भारत में आज़ादी के बाद जो स्थल था खोजा गया वो था रोपड़, उसका आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे भाई आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख जो स्थल थे, जैसे हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, तो ये सारे के सारे जो स्थल है पाकिस्तान में चले गए थे। और पाकिस्तान में चले जाने के कारण जो पाकिस्तान के जो लोग थे या पाकिस्तान के जो पुरातत्वविद थे तो वो भारतीयों को हंसा करते थे कि भाई स्थल सारे के सारे जो है हमारे पास आ गए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत के पुरातत्वविद थे जिनमें अमलानंद घोष है, वाई.डी. शर्मा है, बी.बी. लाल है, इस प्रकार के जो लोग थे इन्होंने भी सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे उनको राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में हम देखते हैं कि खोजना शुरू किया। और उसी क्रम में आज़ादी के बाद सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो था रोपड़। लेकिन राजस्थान में आज़ादी के बाद सिंधु सभ्यता का जो स्थल खोजा गया पहला वो था आपके कालीबंगा। दूसरा ये राजस्थान की प्रथम नगरीय सभ्यता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न हमारे आया हुआ है पीएससी के अंदर कि राजस्थान की प्रथम नगरीय सभ्यता। तो राजस्थान की जो प्रथम नगरीय सभ्यता है वो आपके क्या रहेगी, कालीबंगा। अब प्रथम नगरीय सभ्यता रही और इससे जुड़े हुए यदि हम लोग देखें तो आप देखेंगे एक है एल.पी. टेसी तोरे। एल.पी. टेसी तोरे आप जानते हैं मूल रूप से इटली के थे और इन्होंने सबसे पहले जो बीकानेर रियासत में पुरातत्व स्थलों के लिए उन्होंने कार्य किया। और उसी दौरान वो कालीबंगा का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ किसी सभ्यता होने का अनुमान लगाया। बस अनुमान की बात हो रही है। लेकिन यदि आपके प्रश्न आए कि कालीबंगा को सर्वप्रथम खोजा किसके द्वारा गया, खोजा गया सर्वप्रथम किसके द्वारा, इस प्रकार के यदि प्रश्न आए तब हमारा उत्तर रहेगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जो थे उन्होंने इस सभ्यता को सबसे पहले खोजा था। और अमलानंद घोष जो थे इन्होंने लगभग 2 दर्जन पुरातत्व स्थलों की खोज की या पुरा स्थलों की खोज की। और उसमें जो सबसे प्रमुख था वो था आपके कालीबंगा। फिर हम देखते हैं ये जो बात है ये बात है 1951-52 की ये बात है। फिर अमलानंद घोष के बाद हम देखते हैं बी.बी. लाल, बृजवासी लाल और बी.के. थापर जैसे जो लोग हैं ये इसके उत्खनन से जुड़ जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एम.डी. खरे। एम.डी. खरे जैसे जो लोग हैं वो भी कालीबंगा से संबंधित रहे हैं। यदि प्रश्न आया आपके कि कालीबंगा से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है तो आप ध्यान रखो कि भाई यही जो लोग हैं ये इससे संबंधित है, बाकी से संबंधित नहीं है। खोजा गया अमलानंद घोष के द्वारा 1951 और 52 के अंदर। फिर हम देख रहे हैं बी.बी. लाल और बी.के. थापर जो हैं इनका जो कार्य है ये रहा है 1961 से लेकर के 1969 तक। फिर एम.डी. खरे जैसे जो विद्वान हैं वो भी इससे जुड़ जाते हैं। तो प्रथम से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम नगरीय सभ्यता है और
स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला आपके रहा है स्थल, और ये इससे जुड़े हुए क्या है व्यक्ति हैं। और एलपी टेसीतोरी मूलतः कहाँ के हैं? मूलतः ये हैं इटली के, और बीकानेर में इन्होंने कार्य किया है किसके लिए? स्पेशली चारण साहित्य के लिए। चारण साहित्य जो है इसके लिए एलपी टेसीतोरी ने कार्य किया, और इनकी जो मृत्यु है वो भी बीकानेर में हुई, और बीकानेर का जो म्यूजियम है उसके बाहर इनकी मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये बात होगी प्रथम की। अब हम देखते हैं कि 2 नंबर पे इसमें क्या है, 2 से क्या क्या जुड़ी हुई बातें इसमें। तो सिंधु सभ्यता जो है इसके जो नगर रहे हैं उन नगरों की एक विशेष बात है। सिंधु सभ्यता के नगरों की हम बात करें, धोलावीरा को छोड़ दो, धोलावीरा में हम देखते हैं कि वहाँ हमें 3 संरचनाएं मिलती है, लेकिन धोलावीरा के अलावा यदि हम बाकी नगरों की बात करें सामान्यतः, तो हम देखते हैं कि उन स्थलों को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा को भी आप देखो कि 2 भागों में बांटा गया है, या आपको यहाँ टीले कितने मिले हैं? 2, इसमें हम बात करते हैं। और 2 ही आपको यहाँ क्या मिलती है? फसलें मिलती है। तो 2 से 2 टीले हैं, और 2 से यहाँ 2 क्या मिली है? फसलें मिली है। अब 2 टीलों की हम बात करें तो आप देखेंगे कि एक जो टीला है, एक टीला है आपके पश्चिमी, और एक रहा है आपके पूर्वी टीला। जो पश्चिमी जो टीला है इसके लिए एक शब्द आता है सिटाडेल। सिटाडेल, या इसको कहा गया है कालीबंगा प्रथम। सिटाडेल, या इसको कहा गया कालीबंगा प्रथम, और ये आपके कहलाता है कालीबंगा द्वितीय, और इसको आपके दुर्ग भी कहा जाता है। और ये जो है इसको कहा गया है आपके नगर। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो दोनों जो स्थल हैं, एक तो पूर्वी, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, हम देखते हैं दोनों के बाहर हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिलती है। यहाँ भी जो दोनों जो स्थल हैं हम देख रहे हैं कि दोनों के बाहर हमें सुरक्षा प्राचीर मिलती है। ये इसकी एक विशेषता भी ध्यान रखना कि दोनों ही जो स्थल हैं, क्योंकि कथन कारण वाला क्वेश्चन आ जाए या सत्य असत्य का जब क्वेश्चन आए, तो सत्य असत्य का क्वेश्चन आपका तभी सही रहेगा जब आपका अध्ययन जो है बहुत विस्तार से होगा। तो दोनों जो स्थल हैं वो क्या हैं? सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अब एक और जो हम विशेषता देखें दुर्ग की, या आपके सिटाडेल की, या कालीबंगा प्रथम जो है, इसकी हम यदि बात करें तो आप देखो कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। एक यहाँ इसमें भी क्या है कि 2 छोटे छोटे टीले हो रहे हैं, मुख्य टीला यही है। इसीलिए क्या है कि कई किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है कि कालीबंगा में कुल 3 टीले मिले हैं। तो वो क्या करते हैं कि इनको अलग अलग करके देखते हैं। एक यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तर की तरफ है टीला, और एक टीला क्या है? दक्षिण की तरफ है, और ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों क्या रहे हैं? आपके अलग अलग रहे हैं। लेकिन अब आपका जो प्रश्न जो आता है वो रहता है कहाँ से? दक्षिणी जो टीला है सिटाडेल का, जो दक्षिण जो टीला है, इसमें हम देखते हैं कि हमें कई चबूतरे बने हुए मिलते हैं। जैसे आप देखते हो अलग अलग, मुख्यतः हम देखते हैं कि 5 आपको यूं अलग अलग क्या मिल रहे हैं? चबूतरे मिल रहे हैं, या अलग अलग आपको क्या मिल रही है? संरचनाएं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? जो दुर्ग है, दुर्ग के दक्षिणी भाग के अंदर आपको 5 क्या मिल रहे हैं? चबूतरे मिल रहे हैं। और ये जो चबूतरे हैं आपस में पृथक है, सारे आपस में अलग अलग बने हुए हैं। और हम देखते हैं कि इन चबूतरों पर चढ़ने के लिए क्या बनी हुई? अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि इन चबूतरों में जो कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, ये जो कच्ची मिट्टी के जो चबूतरे बने हुए हैं, इनमें से किसी एक पर, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पहली पे दूसरी पे लिखा हुआ नहीं मिलता कहीं भी, तो किसी एक पर हम देखते हैं कि हमें 7 आयताकार संरचनाएं मिलती है। टोटल 7 हमें क्या मिल रही है? आयताकार संरचना मिल रही है। और ये जो 7 आयताकार जो संरचना है,
इनको हम क्या कहते हैं, अग्नि वेदियां, जिनकी संख्या कितनी है, 7। अग्नि वेदियां आपको कितनी मिल रही हैं, 7 अग्नि वेदियां मिल रही है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इन 5 चबूतरों में से किसी एक चबूतरे पर एक हमें और अग्नि वेदी मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि जानवरों की हमें क्या मिलती है, हड्डियां मिलती है। तो जानवरों की हड्डियां मिलना किसका संकेत है, कि जानवरों की हड्डियां मिलना इस बात को बता रहा है कि सिंधु सभ्यता कालीबंगा जो है इसमें क्या रही होगी, पशु बलि। तो ये पशु बलि का भी क्या है, संकेत है। और हम देखते हैं कि इन्हीं चबूतरों के पास आपको एक खुला स्नानागार मिलता है, खुला स्नानागार मिल रहा है। एक यहाँ क्या मिल रहा है, कुआं मिल रहा है। और उत्तर की तरफ सिटाडेल में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं। तो ये संभवतः आवास रहे होंगे किसके, पुरोहितों के। और यहाँ स्नानागार मिलना, कुआं वगैरह मिलना, ये बता रहा है कि ये जो अग्नि वेदियां हैं, अग्नि वेदियों का संबंध किससे रहा होगा, धार्मिक अनुष्ठान से, किसी धार्मिक अनुष्ठान से इनका संबंध रहा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अग्नि वेदियों की संख्या आपको कितनी मिल रही है, 7। अग्नि वेदियां हैं कैसी, आयताकार। मिली कहाँ है, सिटाडेल के दक्षिणी भाग में। कैसे, कच्चे चबूतरों के ऊपर। कच्चे चबूतरे जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के रूप में बने हुए हैं। तो ये हम आगे हैं 2 पर। 2 में क्या बात देख ली हमने कि 2 तो आपको क्या मिल रहे हैं, टीले मिल रहे हैं। ठीक है, और 2 ही यहाँ क्या मिलती है, आपको फसलें मिलती है। अब यदि हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में। अब यदि और हम बात करें तो आप देखेंगे कि 2 टीलों की हमने बात की। फिर हम देखते हैं कि यहाँ 2 फसलें एक साथ बोने का प्रमाण है, 2 फसलें। ठीक है, अब ये जो फसलें हैं अलग अलग पुस्तकों में आप अलग अलग देखोगे, कहीं आप गेहूं और जौ देखोगे, कहीं आप गेहूं और सरसों देखोगे। अब कुछ भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फसलें बोई किस प्रकार से जाती थी, ये आप देखें कि फसलें हम देख रहे हैं कि फसलें यूं बोई जाती थी, ये इस प्रकार से। तो ये जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं ग्रिड। तो जो 2 फसलें मिली हमें, और दोनों जो फसलें हैं वो कैसे मिल रही है आपको, ग्रिड नुमा पद्धति में 2 फसलों को एक साथ बोया जाता था। और ये जो फसलों के जो प्रमाण हैं ये कैसे हैं, फसलों के जो प्रमाण हैं ये हैं आपके प्राक हड़प्पा कालीन। अब प्राक हड़प्पा कालीन फसलों के आपको चिन्ह मिले हैं। प्राक हड़प्पा कालीन का क्या मतलब है, प्राक हड़प्पा कालीन का मतलब है हड़प्पा से भी पहले के। और प्राक हड़प्पा काल के यहाँ अवशेष मिले हैं। इसी कारण ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा का जो संबंध है वो जोड़ा जाता है किससे, कोट दीजी या कोट डिगी, कोट डिजी या कोट डिगी से संबंध जोड़ा जाता है कालीबंगा का। किस आधार पर, प्राक हड़प्पा कालीन अवशेषों के आधार पर। और ये जो स्थल है वर्तमान में कहाँ है आपके, पाकिस्तान के अंदर। वर्तमान में हमें ये स्थल मिलता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगा पाकिस्तान के किस स्थल से समानता रखता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कोट दीची या कोट डिगी। किस आधार पर, प्राक हड़प्पा कालीन अवशेषों के आधार पर। तो ये बात होगी हमारे किसकी, 2 की बात हो गई है। अब हम देखते हैं 3 क्या रहे हैं। अब बात हम करें 3 की, तो हम देखते हैं 3 पर एक तो तीसरी राजधानी, और एक हम देखते हैं 3 प्रकार का समाधान। तो तीसरी राजधानी, देखो हमारी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया स्टुअर्ट पिगट जो है, इन्होंने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा।
और इसी बात का समर्थन किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो इस बात का समर्थन करते हैं। तो कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन में यदि स्टुअर्ट पिगट हो तो हम ये करेंगे, और दशरथ शर्मा हो, यदि ये नहीं हो तो हम दशरथ शर्मा करेंगे। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही होगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर आप देखो कि 3 पर ही यदि हम बात करें तो आप देखो कि सिंधु सभ्यता के जितने भी पुरा स्थल खोजे गए हैं भारत में, उनमें ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला है राखीगढ़ी का, दूसरा है धौलावीरा का। क्षेत्रफल में जो तीसरा पूरा स्थल है सिंधु सभ्यता का भारत में, वो है कालीबंगा। तो इससे आप ये ध्यान रखोगे। फिर है समाधान भी यहाँ कितने प्रकार के मिले हैं? 3 प्रकार के आपको समाधान मिलते हैं। कौन कौन से? एक समाधान मिलता है आपको पूर्ण समाधिकरण, एक हमें मिलता है आंशिक समाधान, और एक हमें मिलता है दाह संस्कार। ठीक है, तो आप देखें दाह संस्कार से पता लग रहा है कि भाई कोई भी बॉडी वगैरह होती है उसको क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। जलाना क्या हो गया? दाह संस्कार हो गया है। फिर ये आपके पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि कब्र बनाई और कब्र में उसे क्या करते थे? गाड़ दिया जाता था। अब यहाँ यदि हम देखें कब्र, तो आप देखोगे कि कालीबंगा के अंदर अंडाकार कब्रें भी आपको मिलती है। अंडाकार कब्रें मिली है हमें यहाँ। फिर आंशिक समाधान की हम बात करें तो इसमें क्या होता था कि कोई भी शव वगैरह है उसको पहले खुला छोड़ दिया जाता था। खुला छोड़ने के बाद में उसको जानवर या पक्षी वगैरह खा लिया करते थे और उसके बाद में इसको दफना दिया जाता था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार के आपको क्या मिले हैं? समाधान मिले हैं। तो तीसरी राजधानी है, 3 प्रकार का समाधान है, और क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है। अब समाधान की हम बात करें तो एक और देखें आप कि कालीबंगा से हमें क्या मिलता है? प्रतीकात्मक समाधान का भी हमें प्रमाण मिला है। प्रतीकात्मक समाधान का क्या मतलब है कि कालीबंगा में कुछ कब्रें बनी हुई है जिनको आज भी क्या है? आज भी बॉडियों का उनको इंतजार है। अर्थात बात यह है कि कालीबंगा में क्या है? कुछ कब्रें मिली है जिसमें शव को दफनाया नहीं गया है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक समाधान। तो कालीबंगा में 3 प्रकार का समाधान, और इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है? प्रतीकात्मक समाधान मिल रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि प्रश्न आए कि कालीबंगा में कितने प्रकार का समाधान है, तब आप बात क्या करोगे? 3 प्रकार की ही करोगे। ठीक है, तो 3 से तीसरी राजधानी होगी, 3 प्रकार का समाधान हो गया है, और क्षेत्रफल में इसका स्थान भी कौन सा रहा है? तीसरा रहा है। 2 की किसकी बात हो गई है? 2 फसलें हो गई है, और 2 ही यहाँ क्या हो गए? टीले हो गए हैं। प्रथम की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 4। दिमाग लगाओ, 4 पे क्या होगा? तो 4 की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि 4 पे है क्या। तो अभी हमने बात की है समाधान की, तो 4 में हम देखते हैं कि अभी हमने जो बात की है समाधान की, तो हम देखते हैं कि शव जो हैं, शव के साथ मृत पात्र भी मिलते हैं। मृत पात्र का मतलब है कि शव के साथ कुछ चीज़ों को दफनाया जाता था। तो इनकी जो संख्या है मृत पात्रों की, ये मिलती है हमें 4 से लेकर के 29। 4 से 29 तक मृत पात्रों की संख्या मिलती है। तो संख्या की ये जो वैरायटी है, या संख्या की जो ये विविधता है, क्या बताती है? संख्या की विविधता हमें इस बात को बताती है कि जो सामान्य जो लोग थे वो क्या है कि मृत पात्र कम रखते थे, और संपन्न जो लोग होते थे वो मृत पात्र ज़्यादा रखते थे। और आपको क्या बताता है ये? और मृत पात्र या सामग्री को साथ में रखना हमें ये बताता है कि कालीबंगा के जो लोग हैं वो क्या थे? परलोक में भी ये विश्वास किया करते थे, या ये जो लोग हैं वो कैसे थे? अंधविश्वासी थे। यदि कालीबंगा के बारे में सत्य असत्य वाली बात यदि पूछी जाए तो क्या यहाँ के लोग अंधविश्वासी थे? हाँ, यहाँ के लोग अंधविश्वासी थे। क्यों? एक तो मृत पात्र रखे जा रहे हैं, या जो
बॉडी है, बॉडी के साथ सामग्री रखी जा रही है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ से अवशेष मिले हैं किसके, ताबीज के, ताबीज भी मिला है। तो इन आधारों पर एक अभी हमने और बात की है, एक आपको क्या मिली है, पशु बलि, अभी हमने बात की। तो पशु बलि का मिलना, ताबीज का मिलना और मृत पात्रों का मिलना, ये हमें बताता है कि कालीबंगा के जो लोग हैं वो क्या रहे होंगे, अंधविश्वासी रहे होंगे। अब 5 पे यदि हम बात करें तो 5 पे क्या है, 5 को यदि हम देखें तो 5 क्या मिले हैं आपको, स्तर मिले हैं, 5 मिले हैं आपको स्तर। जब कालीबंगा की जो खुदाई है हुई, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, ये जो लोग थे, इन लोगों ने जब इसकी खुदाई की तो 5 स्तर मिले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो जो पहले जो 2 हैं कि हम देखते हैं कि ये रहे हैं आपके कैसे, प्राक हड़प्पा कालीन, और ये जो 3 है ये 3 रहे हैं आपके हड़प्पा कालीन, अर्थात 2 स्तर, पहले जो 2 स्तर हैं ये हड़प्पा से पहले के रहे हैं, और ये जो 3 बाद वाले हैं ये हड़प्पा काल के रहे हैं। और अभी हमने बात की कि जो जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण कैसे हैं, प्राक हड़प्पा कालीन है। और प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिलने के आधार पर ही हम ये बात कहते हैं कि जो कालीबंगा है वो समानता रखता है किससे, कोट दीजी से, और कोट दीजी कहाँ, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। फिर 5 की बात हुई, 5 के बाद यदि हम बात करें 6 की, तो 6 क्या थे, 6 की यदि हम बात करें तो आप देखो, एक तो आपको 6 छिद्र वाली क्या मिली है, आपको खोपड़ी मिली है, 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली है, और एक 6 प्रकार के यहाँ क्या मिले हैं आपको, मृद भांड मिले हैं, 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, और 6 छिद्र वाली क्या मिली है, खोपड़ी मिली है। तो हम देखते हैं कि ये जो 6 छिद्र वाली जो खोपड़ी है ये किसी बच्चे की खोपड़ी है, और इसमें 6 क्या मिले हैं, छिद्र मिले हैं, और 6 छिद्रों का बच्चे की खोपड़ी में मिलना ये बता रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो शल्य चिकित्सा के बारे में ये लोग जानकारी रखते थे। और 6 प्रकार के मृद भांड, इनकी यदि हम बात करें तो आप देखो क्या है कि यहाँ रंग व आकार, रंग व आकार के आधार पर कालीबंगा में जो मृदभांड मिले हैं उनकी श्रेणियाँ हमें क्या मिलती है, 6 मिलती है। फिर आप देखें 7 की यदि हम बात करें तो 7 क्या होगा, 7 आपको अभी हमने बात की है, 7 क्या मिली है आपको, अग्नि वेदियाँ, 7 प्रकार की आपको अग्नि वेदियाँ मिली है। तो ये आप 1 से लेकर के 7 तक की यदि आपको संख्या याद है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनसे आपका जो सवाल है वो सही हो सकता है। 1, 2 से लेकर के हमने 7 तक की बात की है। अब हम बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, इसमें सामान्य जानकारियाँ क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो 1 से 7 तक हमने देखा। अब हम देखते हैं कि भाई इसकी सामान्य विशेषताएं और क्या है कालीबंगा की। तो कालीबंगा की यदि हम देखें सामान्य विशेषताएं और, तो आप देखो कि जो सिंधु की जो सामान्य विशेषताएं वो यहाँ भी है, जैसे मातृसत्तात्मक समाज, फिर आद्य ऐतिहासिक, नगरीय, जल निकासी, फिर हम यहां देखते हैं भूकंप, चूड़ियां, तंदूर, कच्ची ईंटें 1985-86, इन पे हमें बात करनी है। तो आप देखें कि जो सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं, वो विशेषताएं क्या है, कालीबंगा मिली है। जैसे
यहाँ का जो समाज है वो कैसा है, यहाँ का समाज रहेगा मातृसत्तात्मक। लेकिन विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है कि कालीबंगा के अंदर हम देखते हैं कि मातृदेवी की जो मृण मूर्तियाँ, मातृदेवी की जो मृण मूर्तियाँ बाकी सैंधव स्थलों में मिलती है वो कालीबंगा में नहीं मिली है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भाई ये एक बिल्कुल कॉमन विशेषता है सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की, लेकिन यहाँ आपको मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली है। ये यहाँ की विशेष बात है। फिर आदि ऐतिहासिक है। आदि ऐतिहासिक कहने का मतलब है कि लिपि तो है, लिपि है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि तो हो लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सके उसे हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। तो ये भी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। लेकिन कालीबंगा की जो लिपि है उसकी विशेषता क्या है, कालीबंगा की जो लिपि है वो हमें मिलती है मृद भांडों पर, और मृद भांड यहाँ कितने प्रकार के, 6 प्रकार के मृद भांडों पर मिलती है, और हमें किस पे मिली है, मोहरों पर मिली है। लेकिन यहाँ की जो लिपि है उसकी विशेषता ये है कि यहाँ ओवरलैपिंग है। यहाँ जो लिपि मिल रही है उसमें क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि अक्षर के ऊपर अक्षर को लिखा हुआ मिला हुआ है। जैसे आप देखें कि भाई मान लो ये है, ए के ऊपर ऐसे बी लिख दिया, बी के ऊपर सी लिख दिया, यूं ओवरलैपिंग की भी मिल रही है। ये यहाँ की लिपि की क्या है, एक विशेष बात है कि ओवरलैपिंग या अक्षर के ऊपर अक्षर लिखे हुए हमें मिल रहे हैं। फिर आप देखो एक कॉमन बात है कांस्य युगीन। कभी आपसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, तो राजस्थान की प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता भी कौन सी होगी, कालीबंगा। कांस्य युगीन होने का मतलब है कि यहाँ हमें कांसा जो धातु है उस धातु के हमें उपकरण प्राप्त होते हैं, लेकिन सर्वाधिक नहीं है। यदि आए प्रश्न कि यहाँ सर्वाधिक कांस्य के उपकरण मिले, ये बात गलत है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ कांस्य के जो उपकरण है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये कैसी सभ्यता रहेगी, आपके कांस्य युगीन रहेगी। फिर आप देखो नगरीय, अभी हमने बात की राजस्थान की क्या ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। फिर आप देखोगे जल निकासी। अब जल निकासी को लेकर के यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की ये बहुत विशेष बात है, जल निकासी। लेकिन कालीबंगा में हम देखते हैं कि जल निकासी जो है वो काफी कमजोर है, ठीक है। जल निकासी काफी कमजोर है, लेकिन कहाँ, अभी हमने बात की है 2 टीले हमने देखे, एक तो दुर्ग और एक नगर। तो नगर की तरफ हम देखते हैं कि जल निकासी का हमें क्या मिलता है, अभाव मिलता है। तो जो विशेष बात है सिंधु सभ्यता की उसका हमें यहाँ क्या मिल रहा है, अभाव मिल रहा है। और हमें यहाँ लकड़ी का पाइप मिला है, लकड़ी का आपको क्या मिला है, पाइप मिला है। अब लकड़ी का पाइप मिलने की जो बात है उसको आप यूँ समझे कि कोई बड़ी मोटी लकड़ी है तो उसको यूँ कुरेद करके, ठीक है, जैसे ये लकड़ी है, इस लकड़ी को क्या है यूँ कुरेद करके, अंदर से कुरेद करके क्या है नाली बनाई जा सकती है। या कोई बड़ी लकड़ी हो उसको अंदर से क्या किया जा सकता है, खोखला किया जा सकता है। तो दोनों ही चाहे कोई सा तरीका रहा हो, यहाँ आपको लकड़ी के क्या मिले हैं, पाइप मिले हैं, ठीक है। और जल निकासी का दिया है तो जो सिंधु की जो विशेषता है उसका हमें बड़े पैमाने पर इसका क्या मिला, हमें अभाव मिला है। लेकिन फिर भी आप देखो कि यहाँ नालियां भी मिलती है जिनमें क्या है, पक्की ईंटों का प्रयोग है। नालियां है जिनमें क्या है, आपके पक्की ईंटों का प्रयोग है। ये जो नालियां है ये नालियां कहाँ मिली है, दुर्ग में मिली है या सिटाडेल के अंदर आपको पक्की नालियां भी मिलती है, लेकिन बड़े पैमाने पर क्या है, अभाव है। तो एक पक्की से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो सड़कें हैं, सड़कों की यदि हम बात करें तो आप देखो कि सिंधु सभ्यता में जो भी सड़कें वगैरह मिलती है तो हम देखते हैं कि वो सड़कें आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ, और हम देखते हैं कि पूर्व से किस तरफ, पश्चिम की तरफ सड़कें थी। तो यहाँ जो हम सड़कें देखते हैं यहाँ भी आपको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको सड़कें दिखाई देती है। लेकिन विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है कि यहाँ सड़कों को पक्का करने का प्रमाण मिलता है। ये विशेष बात है, सड़कों को पक्का करने का प्रमाण मिलता है। और यदि हम बात करें कालीबंगा की तो आप देखेंगे कि कालीबंगा के अंदर ऊंट की अस्थियां मिली है। साथ के साथ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं जगह भी छोड़ता हूँ।
तो यहाँ ऊंट की क्या मिली है आपको? अस्थियां मिली है। दूसरा हम देखते हैं कि बेल, जानवर की बात करें तो बेल में यदि हम बात करें तो एक यहाँ तांबे का बेल भी मिला है। बेल किससे बना हुआ है? तांबे का बना बेल मिला हुआ है। और एक जो बेल है वो बना हुआ किससे? मिट्टी से। और मिट्टी वाला जो बेल है वो विशेष है। विशेष इस रूप में है कि ये जो बेल है, इस बेल की यदि हम बात करें, बेल बना ना, तो अब देखो कि ये जो बेल है, इस बेल की जो गर्दन है, गर्दन अलग हो सकती है। इस प्रकार से इसको बनाया गया है। तो मिट्टी का बना हुआ बेल भी मिला है आपको और तांबे का बना हुआ बेल भी मिला है। अब एक और देखें यहां, तो गोमुख आकृति वाले आपको यहां क्या मिलते हैं? जल पात्र मिलते हैं। ऊंट की हड्डियां मिली है, बेल तांबे का बना हुआ है और मिट्टी का बना हुआ है, और गोमुख आकृति के आपको क्या मिले? यहाँ जल पात्र मिले हैं। फिर आप देखो कि भूकंप के आपको प्रमाण मिले हैं। भूकंप के प्रमाण का मतलब ये नहीं है कि कालीबंगा पर जाओगे तो भूकंप आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कि यहाँ जो स्थलों का जिस प्रकार से विनाश हुआ है, तो स्थलों को देख करके ऐसा लगता है कि ये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, या इनका जो विनाश है वो भूकंप के कारण हुआ है। फिर चूड़ियाँ, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है, ये प्रश्न आ सकता है आपके, ठीक है। ये प्रश्न किस रूप में आ सकता है कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा मुख्यतः किसका केंद्र था? तो कालीबंगा मुख्यतः चूड़ी निर्माण का केंद्र था। चूड़ी निर्माण, जैसे हम देखते हैं मन के निर्माण के लिए सिंधु सभ्यता का स्थल है आपके चनहुदड़ो, उसको जाना जाता है। उसी प्रकार से चूड़ी निर्माण के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, चूड़ी निर्माण के केंद्र के रूप में कालीबंगा प्रसिद्ध था। हमें कैसे पता चला? हमें इस प्रकार से पता चला कि हमें यहाँ टेरिकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, टेरिकोटा की चूड़ियाँ मिलती है। और हमें चूड़ियाँ मिलती है किससे बनी हुई? शंख से बनी हुई हमें चूड़ियाँ मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि यहाँ से कभी न कभी किसी न किसी बोर्ड में प्रश्न जरूर आएगा कि चूड़ी निर्माण का केंद्र कौन रहा है? कालीबंगा। फिर हम देखते हैं कि तंदूर मिला है यहाँ से, ठीक है। और ये जो तंदूर है, ये तंदूर था कैसा? बेलनाकार आपको क्या मिला है? तंदूर मिला है। और यहाँ से दोनों प्रकार के चूल्हे मिले हैं। अर्थात दोनों प्रकार के चूल्हे से क्या मतलब है कि जमीन के अंदर खुदे हुए चूल्हे भी हैं और जमीन के बाहर बने हुए चूल्हे भी हैं। फिर बेलनाकार तंदूर भी है, और यहाँ से बेलनाकार क्या मिली है? मोहरें भी मिली है। चीज़ों को लिंक करके याद किया करो, चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद होगी। तो बेलनाकार आपको क्या मिली? यहाँ से मोहरें भी मिली है। और बेलनाकार मोहरें विशेषता हुआ करती थी कहाँ की? मेसोपोटामिया। तो इसका जो संबंध है वो कहाँ से रहा है? मेसोपोटामिया से इसका संबंध रहा है। ये बात हमें कैसे पता चलती है? इसकी बेलनाकार प्रकार की जो मोहर है उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। फिर आप देखें कच्ची ईंटें। तो कालीबंगा का जो निर्माण है, कालीबंगा के निर्माण में हम देखते हैं कि ज़्यादातर मुख्य रूप से जो निर्माण हुआ है वो कच्ची ईंटों का हुआ है। हालांकि पक्की ईंटें भी कहीं कहीं है, और जो पक्की ईंटें हैं वो धूप में पकाई हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो निर्माण है वो किससे हुआ है? कच्ची ईंटों से हुआ है। तो आप देखें, एक तो मुख्य रूप से कच्ची ईंटों से निर्माण होना, और दूसरा जल निकासी न होना। तो ये जो दो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के आधार पर कालीबंगा को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। किस आधार पर? बड़े पैमाने पर कच्ची ईंटों से निर्माण करने के कारण और जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। और यदि हम बात करें कालीबंगा के ऊपर, तो हम देखते हैं कि कालीबंगा में जो भी अवशेष वगैरह जो मिल रहे थे उनके लिए 1985-86 के अंदर जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ एक संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था 1985-86 के अंदर। फिर एक विद्वान है आपके गोपीनाथ शर्मा।
गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा इस बात को कहते हैं कि ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, इसका जो पतन है वो किसके कारण हुआ था? भूचाल के कारण। भूचाल के कारण इन्होंने कहा कि भाई कच्छ का जो रण है, कच्छ के रण में भूचाल वगैरह आ जाने से क्या है कि वो जो स्थल है पाट दिए गए, या ठीक है वो जो स्थल है पाट दिए गए, और इसके कारण क्या है कि यहाँ जो भी जल व्यवस्था वगैरह है वो बाधित हो गई। इसके कारण क्या है? सभ्यता का पतन हो गया। आपको ये सब ध्यान रखना है। गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता के पतन का कारण क्या बताते हैं? भूचाल। इस सभ्यता का जो पतन है उसका कारण इन्होंने भूचाल को बताया है। फिर और यदि हम बात करें तो आप देखो कि जो कालीबंगा है, एक फैक्ट है, कार्बन डेंटिंग जो पद्धति है जिसमें कार्बन C14 काम में लिया जाता है, उसके आधार पर यदि हम देखें तो कालीबंगा जो है इसका टाइम रहा है 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। तो ये हमने कालीबंगा जो टॉपिक है आपका उसमें हमने बात की, और ये जो प्रश्न है जो भी हमने बात की ये लगभग परीक्षाओं में पूछे गए आपके प्रश्न हैं। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।